आज धनवापुर गुरुग्राम जिले से मुख्य कार्यक्रम के रूप में प्रदेश भर के 167 परियोजनाओं के उद्घाटन के कार्यक्रम के अवसर पर हरियाणा के सभी विभिन्न जिलों में उपस्थित यहां से जुड़े हुए हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सब 22 स्थानों पर आज उपस्थित हमारे जितने सज्जनवृंद भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के इस सिस्टम को हमने शुरू किया और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 2019 में हुआ था, जिसमें 209 प्रोजेक्ट जो 4022 करोड़ की लागत के थे वो सब शिलान्यास उद्घाटन हुए थे। उसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम 27/10/20 को हुआ, तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ, पांचवा कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी, जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर, जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है, क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज, उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है, उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है,
बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहां आते हैं तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। 2015 में जब प्रधानमंत्री जी स्वयं फरीदाबाद में आकर के बदरपुर मुजस्सर की जो रेलवे मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमको प्रगति करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर देना पड़ेगा, और रेल हो, रोड हो या सामान्य नागरिक की अन्य सुविधाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, उतना जितना निर्माण करेंगे, विकास के फल उतने ही नीचे तक पहुंचेंगे। तो इसलिए इस काम के लिए हमने जो आज ये दिन किया है, मैं सभी विभागों के जो हमारे काम करने वाले, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वह काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं, चाहे योजना बनाने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग हैं, और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इसको करने के लिए हमने एक विशेष इस बार जो प्रयोजन किया था, अलग अलग विभागों का अलग अलग बजट होता है। कभी कभी कुछ विभाग तो काम पूरा करके और भी डिमांड करते हैं, और कई विभाग ऐसे होते हैं जिनका पैसा बचा रह जाता है और 31 मार्च को लैप्स हो जाता है। हमने 2 साल पहले एक योजना बनाई कि जो ऐसा पैसा किसी विभाग का बचता है उसको अलग से एक उसका फंड क्रिएट किया, और उस फंड का नाम है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड, अंग्रेजी में इसका नाम रखा हुआ है। तो वो सारा फंड उसमें इकट्ठा कर देते हैं, और साल के आखिरी महीनों में जिन विभागों में कमी पड़ती है उसको वहां उसको यानी डाइवर्ट करते हैं, उनको दे देते हैं ताकि काम किसी का रुके नहीं, और ये काम अगले वर्ष भी अगर उसमें से फंड बचता है तो उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए इन फंड्स का जो नियोजन है ये बजट के नाते से बहुत जो बढ़िया ढंग से किया जाता है, उसके लिए हमारे जो बजट के निर्माता हैं, बजट के बनाने वाले अधिकारी हैं, उनका भी मैं उनकी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, विकास के नाते हर गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए, तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं उसमें एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है, और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है। वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं, और निश्चित समय में उस गांव के अंदर वो काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। तो जिस काम के लिए हम महीनों हम चक्कर काटते थे, किसी भी नेता के पीछे घूमते थे, किसी अधिकारी के दफ्तर में पहुंच करके खड़े रहते थे, या जब कभी नहीं काम होता था तो उसकी आलोचना हमारे विपक्षी लोग भी करते थे, लेकिन विकास के कामों में एक सरल रास्ता बना दिया कि जिस जिस विभाग में वो काम पहुंचेंगे वहां पर बजट के अंतर्गत काम कराए जाएंगे। अगर किसी विभाग में बजट कम पड़ता है तो साल में 3 अवसर हमारे पास आते हैं उस विभाग का बजट बढ़ाने के लिए भी, तो उस समय उसका बजट पूरा किया जाता है। और ये काम दोहरे स्तर पर बल्कि 3 स्तर पर अलग अलग सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार के काम केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार के काम प्रदेश सरकारें करती हैं, लेकिन अब जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, छोटी सरकारें जिनको हम कहते हैं, चाहे वो गांव की सरकार है, चाहे वो शहर की सरकार है, वो सरकारें भी अपने हिसाब से पूरा उनको हम बजट देते हैं। उनको पूरी छूट दे रखी है कि अपने हिसाब से जो उनके पास बजट है उसका काम जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। हाँ, केवल उसके ऊपर एक ध्यान रखना पड़ता है कि काम की क्वालिटी अच्छी हुई है, टाइम से काम हो गया, और उस काम में कहीं कोई लीकेज नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर इनमें से कोई कमी पाई जाती है तो फिर हम लोग उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं। और इसके लिए अब इंजीनियरिंग के जितने काम हैं ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए हैं। कोई भी काम होगा उस पर चढ़ा देंगे, ठेकेदार उसमें आके भरेंगे, छोटे छोटे ठेकेदार भी उसके अंदर आकर के अपना काम भरते हैं। अब सिफारिश उनको नहीं करनी पड़ती कि मुझको ये काम दिला दो। 2 लाख से ऊपर के काम
सब अप्रूवल करने का काम भी सरपंच का है, करने का काम भी वहां एसडीओ, जेई वो सब कराएंगे, लेकिन उस पर पारदर्शिता हो ताकि कोई गड़बड़ ना हो कर सके उसमें। तो उस पारदर्शिता के कारण से सबको पता रहता है ये काम कितने का है, कितने में कौन कर रहा है। अभी तक जो शिकायतें मिलती थी कि साहब काम तो ये 10 लाख का है, खर्च इस पर 20 लाख हो गया, काम तो ये 50 लाख का है, खर्च इस पर 75 लाख हो गया। अब जनता उसके ऊपर ध्यान रखेगी, या जो जानकार लोग हैं वो उस पर ध्यान रखेंगे कि हमारा जितना पैसा होता है वो सारे का सारा लगना चाहिए। एक समय ऐसा था जब हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब तो स्वर्गीय हैं वो, कांग्रेस के जमाने की 1990-91 की बात बता रहा हूं आपको, वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यवस्था में जो दोष ये उस समय ध्यान में आता था। बल्कि हम तो पूछते थे, ऊपर भी सरकार आपकी है, नीचे भी सरकार आपकी है, बताइए तो सही है 85 पैसे ये जाते कहां हैं। अब उसको रोकने के लिए हमने ऐसे काम किया कि सब जितना 1 रुपया ऊपर से भेजेंगे तो 99 नहीं, पूरा 1 रुपया नीचे तक जाएगा, बीच में रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन सारी पेमेंट हो रही है। जितना पैसा जिसको दिया जाता है उसके खाते में जाता है। तो ये बीच में गड़बड़ करने वाली सिस्टम कमजोर हुए, खत्म हुए हैं, ये गड़बड़ अब होने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो इस प्रकार से ये सरकारें भी हमारे काम करती हैं। बहुत से काम जो इस समय पिछले समय में हमने किए, विचार यही किया कि पूरे प्रदेश में एक साथ काम होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले अलग अलग सरकारें अलग अलग महत्व देती थी अपने अपने इलाकों को कि मेरा इलाका उसका काम हो जाए। हम कहते नहीं, सारा काम हरियाणा का पूरे का एक साथ होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हां, थोड़ा भेदभाव हम भी कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्या कर जाते हैं, हम भेदभाव करते हैं जो पिछड़ा इलाका रह गया, जहां पहले काम नहीं हुआ वहां थोड़ा ज्यादा काम करा दो। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। खास करके जब से हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया है, तब से कितनी योजनाएं इसके आधार पर की हैं। हां, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी है। जो कुछ भी बीच में अपनी जान पहचान के कारण से, अपनी अप्रोच के कारण से कोई भी कभी भी कर लेते थे, वो गड़बड़ अब नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग जो कमीशनबाजी का काम करते थे, जो बीच में बिचौलिए बनकर लोगों के काम कराते थे कि तुम हमको पैसा दो, मैं तुम्हारा काम करा के लाता हूं, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि हर आदमी अब सीधे जाकर के अपना काम करा सकता है। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूं, हाँ, पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते हैं। पोर्टल के कारण से पारदर्शिता आई है, पोर्टल के कारण से खर्ची पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं। पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है, पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है, पोर्टल के कारण से टाइम पर काम होते हैं, पोर्टल के कारण से किसानों की फसल ये बिकती है और बिकने के बाद पैसा उनका खाते में सीधा चला जाता है। उस पोर्टल के कारण से कोई नुकसान किसी का होता है तो उसका जो कंपनसेशन, मुआवजा मिलना होता है, उसके घर में मिलता है। पोर्टल के कारण से घर बैठे राशन कार्ड मिलता है। पोर्टल के कारण से बुजुर्ग 60 साल का हो गया, उसके घर में अपने आप
उसकी पेंशन बनती है। हाँ, इस पोर्टल के कारण से जिनको नहीं मिलना चाहिए वो रोक भी लिया जाता है। अब इसकी तकलीफ है। अभी पिछले दिनों के अंदर 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। नए राशन कार्ड, कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देश में किसी प्रदेश में एक साथ 12 लाख नए राशन कार्ड नहीं बने। जिनके घर में अनाज नहीं पहुंचता था, गरीब आदमी था, उसके घर में पहुंचने लग गया। लेकिन कुछ लोगों के कट भी गए हैं। कटे किनके हैं? क्योंकि इन 11 सालों 13 सालों में 2011 में पहले व्यवस्था बनी थी, आज 2022 11 सालों के अंदर बहुत लोगों की सरकारी नौकरियां लग गई, प्राइवेट नौकरियां लग गई। अगर प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई है, उसको भी बीपीएल का कार्ड मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए क्या? अब वो सारे ले रहे थे, कभी किसी ने आके अपने आप कटवाया नहीं, अब राशन उनका कट गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे उसमें मिले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बीपीएल पर राशन कार्ड लेते हैं। क्या उनका मिलना चाहिए क्या? बिजली के बिल 10-10 हजार रुपया बिजली का बिल आता है, भरते हैं। अब उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए क्या? गरीब को अगर राशन कार्ड का फायदा नहीं हुआ और ऐसे अमीर आदमी ले गए हैं तो वो उनका निवाला छीन रहे हैं। उन बच्चों की चिंता करो जो घर में भूखे सोते हैं, उन परिवारों की चिंता करो जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे नए जो अच्छे जो काम हुए हैं, जिसके अंदर पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले, अपात्र है उसको नहीं मिले, जिसकी जरूरत है उसको मिले, जिसकी जरूरत नहीं है उसको निवेदन भी करते हैं, भैया कोई बात नहीं, इसको रहने दो, छोड़ दो। आखिर जनहित की सरकार, लोकहित की सरकार यही होती है। तो सब इस नाते से हो रही है। और हम लोगों ने इन 8 सालों में अपने इस प्रदेश में किस प्रकार के काम होने चाहिए उसकी एक दिशा और एक दशा ये तय की है। और उसमें खासकर जो हमारे विशेष कठिनाइयां भविष्य की हैं उनकी भी चिंता की है। एक बड़ी कठिनाई वो है यहां पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है। फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 बीसीएम, बीसीएम माने बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना पानी उपलब्ध है। और आज हमारी खपत है 800 बीसीएम। 1100 बीसीएम पानी हमारे पास है, 800 की खपत है। अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में एमएएफ, मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 एमएएफ पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 एमएएफ की और हमारे पास है कितना? 16 एमएएफ। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं हम। लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए, आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं। 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं। बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं। पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है। आ गई बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आई तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। पानी तो जितना उपलब्ध है हमें उतना ही है। अभी कल ही हमारी एसवाइल को लेकर के परसों मीटिंग हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल मना किया कि हम तो एसवाइल बनने नहीं देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा है कि एसवाइल तो बनेगी। अब बनेगी तो कैसे बनेगी, कब बनेगी, कौन बनाएगा, केवल इतना ही विषय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में मिल बैठ करके कोई समझौता करके बना के रास्ता बनाए कोई। अब अंतोगत्वा हमको अगले 17 जनवरी को जो तारीख सुप्रीम कोर्ट की है उसमें बताना पड़ेगा कि पंजाब के लोग तैयार नहीं हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है।
जो होगा वो होगा, लेकिन आज हमारे पास जो पानी उपलब्ध है उस पानी को ठीक से व्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंध करें। खास करके जो खराब पानी हो जाता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जितना निकलता है पानी का उपयोग करने के बाद, चाहे हमारे सीवरेज का पानी है, चाहे नालियों का पानी है, तालाबों का पानी है, इस पानी को कैसे हम इसको शुद्ध करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे लगा करके उसका पानी का दोबारा उपयोग करें, इसके कई प्रोजेक्ट इरिगेशन के आज इस विषय को लेकर के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पानी को सुधारने के लिए, खास करके ये जो धनवापुर में आज प्रोजेक्ट जिसका 137 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके माध्यम से साफ हुआ पानी इसको उपयोग करने के लिए खेतों में सिंचाई में कैसे लेकर के जाए, इसका जो है एक हमने आज जो शिलान्यास किया है। ये प्रोजेक्ट हमारे 207 प्रोजेक्ट हरियाणा में हो चुके हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि 207 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमको पानी मिलता है, जब ये तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, 4 लाख एकड़ अर्थात कुल भूमि का 5% इस पानी से हम सिंचाई करेंगे। जो मैं 30% कम बता रहा हूं, 5% पानी इनमें से लेकर के सिंचाई करेंगे हम। तो हम भरपूर इस पर प्रयत्न कर रहे हैं कि हम पानी की व्यवस्था किस प्रकार से बढ़िया बनाएं, ताकि हम आगामी अगली पीढ़ी को एक सुरक्षित ढंग से आगे पहुंचा सकें, क्योंकि पानी भी हमारी एक विरासत है। पिछले दिनों में आह्वान किया था किसानों को कि धान की बुआई कम कर दें। मैं आभारी हूं उन किसानों का जिन्होंने धान की फसल कम बोई है। 1 लाख एकड़ धान हमारे यहां कम बोया गया, जिसके कारण से जो बचत पानी की हुई, उस पानी का उपयोग ज्यादा इलाके में हम सब्जियों के लिए, फलों के लिए, या जो ऐसी फसलें हैं जहां पानी कम लगता है उसका आगे बढ़ा सके हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका देश में भी हमारा नाम हुआ है, हमको लाभ हुआ है। अभी पानी के ऊपर कल ही एक कॉन्फ्रेंस थी, प्रधानमंत्री स्वयं उसमें थे, हमारे देवेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इरिगेशन के हमारे एडवाइजर हैं, ये बता रहे थे, कल ये गए थे कि वहां भी चर्चा हुई कि हरियाणा में चाहे इन्होंने पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, तालाबों को ठीक करने का काम शुरू किया है, वाटर अथॉरिटी बनाई है, चाहे जमीन के अंदर जो पानी है उसको हम कम से कम दोहन करें, पानी का लेवल कैसे ऊंचा उठे। माइक्रो इरिगेशन के विषय हैं। जब सब विषयों पर चर्चा होती है तो हरियाणा का जो प्रबंधन है पानी का, इसकी नकल ऐसे जो राज्य हैं जहां पानी का संकट कल को होने वाला है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि जैसे एक विकास की ये जो हमने गति बनाई है, इस गति को हम बनाए रखेंगे और बना करके निश्चित रूप से इस प्रदेश को नंबर 1 यानी विकास के नाते हर दृष्टि से हम देश का पहला दर्जे का जो प्रदेश है, इसको हम बनाए। एक बात सावधानी के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि विपक्षी लोग जब वो इस प्रकार की आलोचना करते हैं तो कुछ लोग उनके बहकावे में आते हैं, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं ये, कहीं वो। मैं मानता हूं कि हमें वो निराश इस नाते से नहीं कर सकते कि हम अपनी गति को रोकेंगे। हमारी गति जिस प्रकार से बढ़ रही है, चाहे पोर्टल की सरकार हो और चाहे हमारे दुनिया भर के ये बात करते हैं कि हाँ कर्जा ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको सब लोग समझते हैं। हमारा कर्जा नहीं, हमारी प्रदेश की संपदा बढ़ रही है, हमारे प्रदेश की ताकत बढ़ रही है, हमारे प्रदेश की संपत्ति बढ़ रही है। और जब ये सब चीजें आम जनता को जब समझ आने लगी हैं तो आम जनता भी उसकी प्रशंसा करने लगी है। ये सरकार है, ईमानदार सरकार है, सेवा के काम करती है, घर बैठे सारी चीजें पहुंचाती है, तो ये जनता उसका एक प्रकार से उसकी प्रशंसा करती है। और एक समय ऐसा आएगा कि जनता के प्रशंसा करने के बाद जो इनके अपने लोग जो प्रशंसा करेंगे, तो इनको भी मजबूरन एक दिन आएगा जब हरियाणा सरकार की प्रशंसा इनको करनी पड़ेगी कि हाँ ये लोग जो हैं ठीक काम कर रहे हैं। अगर ये प्रशंसा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि इनके अपने लोग टूट करके वो स्वाभाविक हमारे साथ आकर के जुड़ेंगे। इनको अगर अपनी जनता बचा के रखनी अपने साथ, तो जनता की बात माननी पड़ेगी। और जनता का जो एक भाव है इसमें मन में कि ये सरकार हर प्रकार से हमारे सुख के लिए, हमारे अच्छे कामों के लिए, हमारी सुविधाओं को लाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की चिंता भी हमने की है।
गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री जी ने एक इतना बड़ा प्रकल्प शुरू किया आयुष्मान भारत का, हमारे 14 लाख परिवार और ऐसे रह गए जिनको उसकी जरूरत थी। उसका हरियाणा स्टेट ने किया, चिरायु हरियाणा बना करके कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा, ये उसका होना चाहिए, वो हमने किया है। हमारा 500 करोड़ रुपए उसमें खर्च फालतू हुआ है, लेकिन आज कोई गरीब परिवार जिसके घर में मानो उसके इलाज के लिए एक परिवार का सदस्य उसका कोई इलाज कराना है, पैसा नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट 650 अस्पताल प्राइवेट भी हैं जिनकी एम्पेनलमेंट हुई है, उन 650 अस्पताल में कहीं जाके इलाज कराए, उसका 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। तो भाई बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, 5 एस पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। भ्रष्टाचार पर काबू करना है तो कुछ निडर लोग, कुछ इस प्रकार के स्वाभिमानी लोग वो आगे आए। हमने अपने विजिलेंस के लोगों को मजबूत किया है कि कहीं भी कोई गलती करते हुए पकड़ा जाए तो उसको बख्शना नहीं है। कल ही मैं अखबार में पढ़ा था कि हर महीने लगभग 18 से 20 अफसर कर्मचारी ये पकड़े जा रहे हैं और उनको रास्ता दिखा रहे हैं घर का। साल भर में 200 लोगों को हमने बाहर किया है और अब नई भर्तियां ये भी हमारी खुल रही हैं। इस अगले साल में, इस एक साल के अंदर 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियां और 15,000 के लगभग ग्रुप डी की भर्तियां, 50,000 भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर आपको देने वाले हैं। 50,000 भर्तियां, केंद्र सरकार की लाखों की भर्तियां। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथ से बटन दबा करके लाखों की संख्या में केंद्र सरकार की भर्तियां एक साथ देने वाले हैं। उसमें हमारे हरियाणा की बारी भी आने वाली है। तो भाइयों बहनों, विश्वास रखिए। अगर आपका विश्वास है तो कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वास मत टूटने दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना। इतनी बात कहते हुए आपको पुनः आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 167 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और लगभग 1883 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट कुछ बनकर तैयार हो गए, कुछ बनने हैं। तो आज एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है नई साल के ऊपर। और रेवाड़ी के अंदर भी 6 प्रोजेक्ट हैं जिनकी लागत 34 करोड़ रुपए है, जिसमें 31 करोड़ रुपए के उद्घाटन हुए और 3 करोड़ के आपके शिलान्यास हुए। तो हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम करते हैं। तो एक बहुत अच्छी परंपरा है कि इससे टाइम भी बचता है और लोगों को भी असुविधा ना हो, तो वो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो बहुत बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिए, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो जिस देखो, आज एक तो अभी आपका बावल के अंदर मिनी सेक्रेटरीट का उद्घाटन हुआ है और आपके इसमें ओल्ड एज होम है और सैनिक रेस्ट हाउस है और काफ़ी पानी की परियोजना है और इसी तरह से कई परियोजना हैं जो रेवाड़ी जिले को आज मिली है। उत्सव एक हुई थी दोनों मुख्यमंत्री के बीच, अगर कहीं ना कहीं हल नहीं निकलता दिख रहा। अभी देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा कि भाई 2 बार बैठक हो चुकी है मुख्यमंत्री पंजाब के साथ, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहे। तो आखिर यही रास्ता है कि हम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि भाई ये समाधान नहीं हो रहा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपस में बैठ करके इसका सुलह करें। तो अगर सुलह नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा और उसके बाद क्या होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, की मांगे उठाई अच्छी तरीके से, उस तरीके से आपने बात कही। क्या लगता है कि कुछ से कुछ होगा? देखिए, क्षेत्र के लोगों ने मेरे को वकील बना के भेजा है और क्षेत्र की समस्याएं उठाना मेरा परम कर्तव्य भी है और उसमें जो भी मैंने मांगे उठाई है उनका मेरे पास रिपोर्टिंग भी आती है। और आपने देखा
एक मेरा क्वेश्चन लगा था फ्लाईओवर को और बाईपास को लेके। जी। अगले दिन ही हमारे सरकार के PWD डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी किसानों से बात करके आए बाईपास को लेके, लेकिन किसान थोड़ा सा अगर ठीक से रेट मांग ले, क्योंकि भविष्य में उन्हीं का भला होने वाला है। जो बची हुई ज़मीन है वही कई करोड़ों की हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा इसमें लालच त्याग के अगर मेरा साथ देंगे तो जल्दी हम बाईपास का निर्माण कराएंगे। दूसरा, फ्लाईओवर की आपने देखा आदरणीय दुष्यंत जी ने विधानसभा में कहा कि हम मार्च तक इसका फ्लाईओवर का रिहेबिलिटेशन का टेंडर छोड़ देंगे। सर 15 जनवरी तक दक्षिण हरियाणा को सबसे ज़्यादा लाभ मिलना है, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हो पा रहा, क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश के अनुसार दोनों मुख्यमंत्रियों की वार्तालाप के द्वारा रास्ता निकालने का प्रयास किया था, और अभी हाल ही में 4 तारीख को जो बैठक हुई थी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच, आदरणीय मनोहर लाल जी के बीच और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच जो हुई थी, उसका कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची बात। लेकिन आज आपने सुना मुख्यमंत्री जी को भी कि हम अब उच्च न्यायालय का दरवाज़ा पुनः एक बार खटखटाएंगे, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा की तो जीवन रेखा है SYL, और आपको पता है कि यहाँ जल स्तर कितना नीचे है। नांगल चौधरी चले जाओ और मेरे यहाँ खोड़ में 600-700 गहरा फीट पानी चला गया, उसी के साथ नांगल चौधरी में 2000 गहरा फीट पानी चला गया। ये पंजाब वाले बार बार कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं, पानी दें कहाँ से, जबकि अगर उनके पास 2000 गहरा फीट जल स्तर है तो हम पानी छोड़ देंगे। लेकिन वो तो बेईमानी है, छोटे भाई के साथ बड़ा भाई बेईमानी कर रहा है, और इसका हक अब सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से ही है। तो अभी हमारी सरकार लग रही है। एक विधानसभा सत्र जी करो सर, आज का क्या कार्यक्रम था? आपके क्षेत्र को ज़्यादा कुछ चीज़ें मिली हैं, क्या रहा आज का? मेरे हर बार मेरे क्षेत्र को ज़्यादा ही मिलती है। 3 परियोजनाएं मेरे हल्के की रही हैं और 2 परियोजनाएं रेवाड़ी विधानसभा, 1 परियोजना बावल विधानसभा की। तो 6 परियोजनाओं का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, कुछ शिलान्यास किए हैं, और दूसरा आज 1882 परियोजनाओं पूरा हरियाणा प्रदेश, सबका साथ सबका विकास, न क्षेत्रवाद न भाषावाद। तो आज 167 परियोजनाओं का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और ये तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने देखा कोविड के समय आदमी से आदमी नहीं मिल रहा था, तब भी आदरणीय मुख्यमंत्री ऑनलाइन उद्घाटनों में लगे हुए थे। तो अभी सितंबर में भी हमारा 6-7 परियोजनाओं का हुआ था, और आज जनवरी की 6 तारीख को भी 6 परियोजनाओं का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इसलिए आज मुख्यमंत्री का हम सब लोग रेवाड़ी जिले के सब धन्यवाद करते हैं। सर SYL को ले चल रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, प्रदेश के नेताओं का काम है, ये मुख्यमंत्री की अपनी हद है, वो किसको क्या करते हैं ये तो मेरा विषय ही नहीं है। आपने गलत क्वेश्चन पूछा। सर, एक अवैध पूरे जिले में इस तरह का काम चल रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं कि जो संरक्षण नेताओं का ही कहीं ना कहीं उनको होता है? अवैध रूप से जो कॉलोनियाँ कट रही, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अगर इसमें किस तरह का कोई अधिकारी अगर सहयोग कर रहा है या कोई नेता कर रहा है तो सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ठीक है। अभी तमाम विकास कार्यों का उद्घाटन हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, आज रेवाड़ी जिला की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव से। तो इसमें एक तो जो बड़ा प्रोजेक्ट है SDM ऑफिस का जो कम्प्लेक्स है बावल में, उसका उद्घाटन हुआ है। सैनिक रेस्ट हाउस कोसली का उद्घाटन हुआ है, और रेवाड़ी के लिए जो ओल्ड एज होम है, बहुत बड़ा कैंपस ये बना है, इसका उद्घाटन हुआ है। इसी तरह गांव में 20 कमरे और पूरा कम्प्लेक्स जो है वो स्कूल का, उसका उद्घाटन हुआ है, और एक जाटूफाना में बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं रेवाड़ी ज़िले के विकास को गति देंगे और रेवाड़ी के लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे।